अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 फिजिक्स 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। इस वीडियो में प्यारे बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला शॉर्ट सवाल है 3.1 व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। सवाल यह कि फोर्स किस किस्म की तब्दीलियां पैदा कर सकती है। तो इसका जवाब आप ये नोट कर लें। रेस्ट, पहला पॉइंट है रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी की रेस्ट को तब्दील या उसकी मूवमेंट में चेंज ला सकती है। दूसरा पॉइंट है वेलोसिटी, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। फोर्स तब्दील कर सकती है वेलोसिटी किसी भी बॉडी की। एंड कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है। तीसरा पॉइंट शेप और साइज, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स तब्दील कर सकती है शेप और साइज को, वो भी किसी बॉडी की। डायरेक्शन, फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स तब्दील कर सकती है डायरेक्शन को, वो भी मूविंग बॉडी की। एनर्जी, वी कैन ट्रांसफर एनर्जी बाय अप्लाइंग फोर्स, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी को बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये था पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के 5 एग्जांपल्स आपने लिखने हैं, तो ये आप नोट करने प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा सवाल का जवाब यहाँ मुकम्मल हो जाता है। 3.3 एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्री स्पेस में। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। तो कितना टाइम लगेगा प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करने में, मूव, ताकि वो मूव कर सके विद सेम वेलोसिटी। तो इसका जवाब ये तहरीर कर ले। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस विद इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहा है its motion with constant velocity in free space unless acted upon some external force according to Newton's first law of motion। तो प्यारे बच्चों unless वो तब तक एक्ट करेगा, तब तक यानी वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो ये था तीसरे सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंपल्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ आपने डेफिनेशन लिखनी है इंपल्स ऑफ फोर्स की। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी। तो प्यारे बच्चों ये प्रोडक्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। फॉर्मूला इसका इंपल्स एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी। यूनिट है इट्स यूनिट इट्स न्यूटन सेकेंड। पांचवा सवाल है 3.5 आपका सवाल है प्यारे बच्चों वाई हैज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्यों नहीं प्रूव्ड हो सका प्यारे बच्चों अर्थ पे। तो इसका जवाब आप ये तहरीर कर लें प्यारे बच्चों। Newton's first law of motion has not been proved on Earth because it is valid only in the absence of net force। Newton's first law of motion इसलिए proved नहीं हो सका अर्थ पे क्योंकि वो valid है only in the absence of net force and there are many forces on Earth like friction, air resistance and gravity। जबकि अर्थ पे बहुत सी forces हैं like friction, air resistance and gravity। 3.6 वाला सवाल है when sitting in the car which suddenly accelerates from rest you are pushed back into the seat why। आप प्यारे बच्चों जब कार में बैठे होते हैं तो अभी कार मूव नहीं करी रेस्ट पे, तो आप भी रेस्ट पे। एकदम से जब कार मूव होती स्टार्ट होती है तो एक्सेलरेशन जब आप देते हैं तो आप एकदम से पीछे की तरफ आते हैं, सीट को टच करते हैं आप। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है व्हेन सिटिंग इन द कार वी सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट वी आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। आप जब कार में बैठे होते हैं तो अचानक जब आप एक्सेलरेशन आप देते हैं रेस्ट से, आप जब एक्सेलरेशन कार को देते हैं तो आपको एकदम से झटका लगता है, पीछे की तरफ आते हैं। ये सब कुछ इनर्शिया की वजह से होता है एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो प्यारे बच्चों ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया बॉडी एट रेस्ट वांट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो प्यारे बच्चों ये है रीजन, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो आप ये प्यारे बच्चों नोट कर लें। इस तरीके से आपका 3.6 वाला सवाल भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। 3.7 द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज ए नेट फोर्स। फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ ये नेट फोर्स है। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? एज नेट फोर्स इज अ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स से ये सम होता है जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही है बॉडी पे। मिसाल के तौर पे एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये जितने भी फोर्स थी मिसाल आपको देकर बताई गई है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए जरूरी है टू कंसिडर नेट फोर्स एज इट टू डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट्स ओवरऑल मोशन। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये 3.7 वाला सवाल भी आपका यहाँ मुकम्मल हो जाता है। 3.8 हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप कैसे साबित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है
स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इसका जवाब है द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द व्हील एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स। तो यहाँ ये बताया गया पर बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होने की वजह ये है कि वो जो व्हील है ना, वो जो सरफेस पे मूव करता है उनके बीच में कांटेक्ट बहुत कम होता है, यानी वो पार्ट को टच जो पार्ट को टच हो रहा है बाकी तो सारा व्हील अलग हो रहा है। इसके बाद पहले बच्चों आगे बताया गया है मोर ओवर द व्हील टचेस द सरफेस ओनली एट वन पॉइंट विच रिड्यूस द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बट इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन देयर इज अ रिलेटिव मोशन सडनली सरफेस एंड स्लाइडिंग बॉडी। तो मजीद व्हील जो है वो सरफेस को एक पॉइंट पे छूता है जहां पे वो पॉइंट को टच हो रहा है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना वो उसको कम करता है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ना सरफेस और स्लाइडिंग बॉडी उसके दरमियान जो रिलेशन है वो मूवमेंट होती है। Moreover, the contact areas between the sliding body and surface is more, which increase the sliding friction. इसके अलावा स्लाइडिंग बॉडी और जो उसकी सरफेस के दरमियान जो कनेक्शन उसका एरिया ज्यादा होता है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों ये था 3.8 का आंसर जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। 3.9 डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है प्यारे बच्चों, और साथ में एग्जांपल लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप इसे नोट कर लिया आंसर को। टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जब अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बैलेंस करता है डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इट फॉल्स डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो नीचे की तरफ आ रहे तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी के, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एग्जांपल अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। पैराट्रूपर प्यारे बच्चों जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3.10 आपका प्यारे बच्चों इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है 3.10 एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू इट्स स्पेसशिप बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट। एस्ट्रोनॉट प्यारे बच्चों वॉक कर रहा है स्पेस में, अब उसे रिटर्न करना अपने स्पेसशिप में बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट। तो इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। अब वो किस डायरेक्शन में फायर करे रॉकेट को। इसका आंसर नोट कर लें। एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल्स बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो द एस्ट्रोनॉट विल फायर द रॉकेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एस्ट्रोनॉट को करना है कि प्यारे बच्चों फायर करना रॉकेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में टू द स्पेसशिप जहां उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर करना रॉकेट को, ताकि वो रिटर्न कर सके टू हिज स्पेसशिप, ताकि वो रिटर्न हो सके अपनी स्पेसशिप की तरफ। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपका चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सब सवालों को नोट कर लिया होगा। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सर हसन शबीर को इजाजत दें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।